Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 एग्रीकल्चर का हमारा बैच चल रहा है। यूपी बोर्ड का सिलेबस है, क्लास 12 एग्रीकल्चर है। सब्जेक्ट की बात करें तो एग्रोनॉमी का आपका सब्जेक्ट चल रहा है। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल है आपका। व्हाट्सअप नंबर है वो है देखिए 8650415957। यूपी बोर्ड का सिलेबस है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों या फिर आप यूके बोर्ड से हैं। यूके का मतलब है उत्तराखंड बोर्ड से। यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड, क्लास जो 12 एजी का सिलेबस है ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप चाहे तो यूपी के हैं या फिर उत्तराखंड के हैं, दोनों राज्यों के बच्चे हमारे चैनल से क्लास 12 एग्रीकल्चर की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर का ऑल यूपी का पेपर 1 आता है। ठीक है, अब देखिए आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक समझना। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको अच्छे से टॉपिक्स को समझाऊं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को समझना है और मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनना है। इसके बाद आपको लास्ट तक जब देखोगे तो पूरा टॉपिक आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक, जो टॉपिक है आपका वो है लेग्यूम, यानी जो आपने क्लास 11 एग्रीकल्चर में बॉटनी में जो आपने फैमिली पढ़ी थी, जो आपने कुल पढ़ा था लेगुमिनेसी, जिसके अंतर्गत जो दलहनी वाली जो सब्जियां थी वो आती थी। ठीक है, अब क्लास 12 एग्रीकल्चर में जो दलहनी वाली सब्जी होती हैं उनके अंतर्गत जो मटर है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में मटर ही दे रखा है दलहनी सब्जी वाली सब्जियों के अंतर्गत। तो हमें सिर्फ यहाँ पे मटर समझना है क्लास 12 एग्रीकल्चर के सिलेबस के हिसाब से। जो आपका 70% सिलेबस है, 30% कोविड-19 के चलते जो लैस हो गया हम उसको नहीं पढ़ेंगे और हम 70% के हिसाब से सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से समझना, मेरी बात को अच्छे से समझना आप, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी टॉपिक आपके समझ में आएगा। और इसकी जो PDF है वो मैं आपके जो 12 एग्रीकल्चर का जो व्हाट्सअप ग्रुप है, मैं उस ग्रुप में शाम तक इसकी PDF सेंड कर दूंगा, देर रात तक। उसकी आप टेंशन ना लें। उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं अपने अच्छे से, या इस PDF की प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो करते हैं शुरुआत। देखो बेटा, सबसे पहले देखिए मैं आपको डायग्राम इसका दिखाना चाह रहा हूँ मटर का। ठीक है, जब मैं डायग्राम दिखा दूंगा तब हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम ही देख लेते हैं। देखिए ये जो है ये मटर का डायग्राम है। जैसा कि जो हम सब्जी खाते हैं, मटर की जो सब्जी खाते हैं, मटर की सब्जी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए ये फलियां होती हैं। ये देखिए मटर की फलियां हैं। ठीक, इस मटर की जो फली है इसके अंदर ये दाने हैं। काय के दाने हैं? ये मटर के दाने हैं। इस प्रकार से ये वाइट वाले आप देख रहे हो सफ़ेद, ये सब दाने हैं। और ये भी देखिए जो बिखरे हुए हैं ये भी मटर के दाने हैं। ठीक है, तो ये है मटर। कौन सी वाली मटर है बेटा? ये हरी वाली मटर है। आगे समझिए। अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब हम बिल्कुल शुरू से समझेंगे एक एक बात को। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए समझिए। देखो जो बॉटनिकल नेम है, अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका हो जाएगा बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका बॉटनिकल नेम ही क्यों है, जूलॉजिकल नेम क्यों नहीं है?
तो आपको पता है बेटा, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का हमेशा वनस्पति नाम ही रखा जाता है, और जो जीव जंतु होते हैं उनका जूलॉजी नाम रखा जाता है। ठीक है, तो वनस्पति नाम क्या हो गया? पाइसम सटाइवम। इसके बाद अगर हम कुल की इसके बात करें, कुल का मतलब होता है फैमिली, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फैमिली। तो किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो ये चाहे तो आप इसे लिख सकते हो लेगुमिनेसी, और चाहे इसे लिख सकते हो आप फेबेसी। अगर आप लेगुमिनेसी लिखोगे तो आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हो, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, ये भी आप शब्द इसका लिख सकते हो, जो कि आपने क्लास 11 एग्रीकल्चर बॉटनी में फैमिली पढ़ी थी। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण मैंने आपको पॉइंट लिखवाया है, उस पॉइंट को समझिए। देखो, मैंने आपको नोट करके ये एक पॉइंट लिखवाया है, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, मटर के 100 ग्राम हरे दाने में 7.2 ग्राम प्रोटीन। अगर आप मान लो 100 ग्राम क्या लेते हो, 100 ग्राम अगर आप हरे दाने लेते हो मटर के और वो यूज करते हो, तो आपको उससे मिलेगा क्या? आपको इस 100 ग्राम दाने से मिलेगा बेटा 7.2 ग्राम तो मिल जाएगी प्रोटीन। इसके बाद 15.8 ग्राम मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और इसके अतिरिक्त देखो इसमें कैल्शियम भी मिल जाएगा आपको, फास्फोरस मिलेगा, लोहा मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा। अब विटामिन्स कौन कौन सा? ये देखिए, विटामिन्स आपको बी मिलेगा, और विटामिन्स इसमें देखिए सी दे रखा है। सी तो फिलहाल मुझे ये पूरा कंफर्म है कि भाई विटामिन सी है वो सभी खट्टे फलों में होता है, लेकिन मैंने ये सर्च करा तो इस बुक में लिखा है विटामिन सी जो है वो मटर में भी पाया जाता है। तो इस बात को आप थोड़ा सा नेट वगैरह पे या अपनी बुक्सों में चेक कर लेना। तो फिलहाल विटामिन बी तो प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, अगर आप 100 ग्राम मटर का इस्तेमाल करोगे तो आपको 7.2 ग्राम मिल जाएगी आपको प्रोटीन, और 15.8 ग्राम आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें कैल्शियम भी मिलेगा, फास्फोरस, लोहा और विटामिन्स भी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम डीपली नॉलेज की बात करें तो मैं थोड़ी सी और बात आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का काम क्या होता है? देखो बेटा, प्रोटीन का जो काम होता है, इससे जो आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं जो टूट फूट जाती हैं, कट फट जाती हैं, बॉडी का कोई भी अंग, कोई भी जो सेल बॉडी है, बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वो टूट फूट की मरम्मत का जो काम है वो प्रोटीन्स करता है। और दूसरी बात करें तो जो प्रोटीन है वो आपकी लंबाई को बढ़ाने में भी सहायक है। अब आप कहोगे सर इस कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से बेटा आपको मिलती है ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहाँ पे कार्य करना हो। किसी भी कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ एक चीज़ और है जिससे ऊर्जा मिलती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए, एक वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आपसे पूछे कि आप ये बताओ वसा तथा कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो वसा से मिलती है। 1 नंबर ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा, वसा। अब आपको मैं बताऊँगा कि वसा तथा कार्बोहाइड्रेट में कितनी कितनी एनर्जी मिलती है, तो उसको भी समझिए। देखिए, अगर आप 1 ग्राम क्या लोगे? वसा लोगे, तो बेटा 1 ग्राम वसा से आपको करीब मिल जाएगी 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, 9.3 किलोग्राम नहीं, किलो कैलोरी। और अगर आप 1 ग्राम क्या लोगे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे तो आपको मिलेगी 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, यानी 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लोगे तो 4.3 मिलेगी, और आप 1 ग्राम वसा लोगे तो 9.3 मिलेगी। यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। आप सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को सुनते हुए चलना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आप इस बात की टेंशन मत लेना कि पढ़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा, वीडियो साफ नहीं चल रही। देखिए, वीडियो भी साफ चलेगी, और जब आप समझोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। नोट्स में इसके सारे प्रोवाइड आपको करा दूंगा।
देखो अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है उत्पत्ति। अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ मटर का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो देखो इसका जो स्थान माना जाता है वो माना जाता है यूरोप। यूरोप के साथ साथ पश्चिम एशिया और यूरोप हैं जहाँ से मटर की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन कुछ जो वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक मटर की उत्पत्ति का मुख्य केंद्र मानते हैं इथियोपिया। क्या मानते हैं? इथियोपिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी भूमि। ठीक है, अब हम सीधे सीधे जो मटर है उसकी खेती की बात करेंगे कि भाई भूमि, किस प्रकार की भूमि में मटर की खेती अच्छी होती है और कौन सी मिट्टी लें जिसमें पैदावार अच्छी नहीं होती। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर आप अपने खेत के अंदर मटर की खेती लगाना चाह रहे हैं या मटर की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको लिए देखिए दोमट जो भूमि है, दोमट मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त होगी। किसके लिए? मटर की खेती के लिए। अब जब आपको मिट्टी भी पता चल गई अपने खेत की कि हमारे खेत की दोमट मिट्टी है और सबसे अच्छी रहेगी, फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है फसल की किस्मों का चुनाव करना कि कौन सी हम किस्म की फसल बोएं, कौन सी किस्म की मटर बोएं जिससे हमारी जो उपज है, पैदावार है वो ज़्यादा हो। तो सबसे पहले देखिए उन्नत किस्में समझिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा 1 लाइनर का तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। तो आपको उन्नत किस्में भी पता होनी चाहिए। जैसे उन्नत किस्में हैं विवेक 6, विवेक मटर 8 और कल पंत सब्जी मटर 3 और जवाहर मटर 1 तथा 2। ठीक है, और मिटियोर कॉमा अर्ली बैजर कॉमा असोजी कॉमा बिनबेले कॉमा आज़ाद मटर 1 और पंत उपहार, ये जो हैं वो मटर की उन्नत किस्में हैं। तो इतनी उन्नत किस्में मटर की आपको याद होनी चाहिए। कोई भी ऑप्शन मिल सकता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है। पता लगा उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए किसी और सब्जी का और एक दे दिया अर्ली बैजर का, मटर का दे दिया अर्ली बैजर, और आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सी मटर की किस्म है। तो इसलिए आपको सभी ये पता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, समझिए अगली हेडिंग। देखो बेटा, अब हमने समझा कि भाई उन्नत किस्में भी समझ ली। जब हमने भूमि का भी पता चल गया किस भूमि में मटर की खेती की जाती है, आपको पता लग गया दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। इसके बाद उन्नत किस्में भी आपको पता चल गई, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि खाद एवं उर्वरक कितनी कितनी मिलानी चाहिए। ठीक है, अगर ये जानकारी आपके पास नहीं होगी खाद की एवं उर्वरक की, तो भी आपकी फसल खेत में अच्छे से पैदावार नहीं हो पाएगी। तो देखो प्रति हेक्टेयर 200 कुंटल गोबर की खाद। अब देखो प्रति हेक्टेयर आपने खेत में 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की गोबर की खाद अगर मिला रहे हो तो कब मिलानी चाहिए? देखो गोबर की खाद पहली जुताई से पूर्व खेत में समान रूप से देनी चाहिए। जैसे आपका ये खेत है, आपका खेत में जुताई नहीं हुई है तो इस जुताई से पहले ही अपने इस पूरे खेत के अंदर गोबर की खाद को आराम से फैला दो। ठीक है, और फैलाने के बाद इस खेत की क्या कर दो, आराम से जुताई कर दो। ठीक, आगे समझिए अगली हेडिंग हमारी नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपको अगर नाइट्रोजन देनी है तो नाइट्रोजन की जो मात्रा देनी है वो देनी है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद है फास्फोरस, तो आपको फास्फोरस देनी है 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद अगर आपको पोटास देनी है तो पोटास देनी है 50 किलोग्राम के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये हो गई एनपी खाद की बात। चलते हैं आगे। देखिए आपको बताना चाहेंगे, आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखिए अब तक जो हमने हेडिंग पढ़ी थी वो पढ़नी 3। पहली हमने पढ़ी सॉइल यानी मिट्टी की बात की, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ी थी वो पढ़ी थी इसकी, देखिए उन्नतशील प्रजाति या कह सकते हो आप किस्में पढ़ ली। इसके बाद हमने जाना खाद एवं उर्वरक,
तो खाद एवं हमने उर्वरक भी पता कर लिया। अब जब हमने खाद एवं उर्वरक भी पता कर लिया तो अब हमको ये पता करना होगा कि भाई बोने का समय क्या होगा। अगर आपको बोने का समय नहीं पता तो भी आप अच्छी फसल नहीं उगा सकते अपने खेत के अंदर। तो समझो, देखो मटर की जो बुवाई है वो अक्टूबर नवंबर तक की जानी चाहिए। कब की जानी चाहिए? अक्टूबर से नवंबर महीने के तक। और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बुवाई मार्च से मई, कब तक? मार्च से मई महीने तक कर दी जानी चाहिए। और शरद ऋतु में इसकी दूसरी फसल भी ले ली जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो करेंगे अब बीज की मात्रा। आखिर अब हमें पता चल गया कि कब बोनी चाहिए मटर की फसल, लेकिन अब हमें ये नहीं पता चला कि जो बीज की मात्रा है वो कितनी कितनी लेनी चाहिए। तो बीज की मात्रा को अच्छे से आप समझिए। देखो, अगर आप अगेती जातियों का इस्तेमाल करते हो, अगेती जातियों को लगाते हो अपने खेत के अंदर, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100 से 120 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है अगर अगेती वाली जाति है तब। और मध्य और देर से होने वाली जो जाति है उसके लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होगा। तो बीज की मात्रा भी आपने समझ ली। अब जो हमारी अगली हेडिंग आएगी वो आएगी बीजों उपचार। तो देखो, बीजों उपचार को भी समझिए। देखो बेटा, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तभी कोई भी डाउट आपके क्लियर हो पाते हैं, तभी आपके कोई भी टॉपिक समझ में आएगा। अन्यथा अगर बीच बीच में आप वीडियो देखोगे तो कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा। देखो, बीजों उपचार। तो बीजों को बोने से पूर्व सेरेसोन नामक दवा से उपचारित करते हैं। इसके उपरांत जीवाणु कल्चर से भी उपचारित करते हैं। ऐसा करने से मटर की अधिक उपज मिलती है और भूमि में उर्वरा शक्ति की भी वृद्धि होती है। तो बीज बोने से पूर्व आपको क्या करना है? देखिए, लिखा है सेरेसोन नामक दवा से उपचारित करते हैं। इसके उपरांत जीवाणु कल्चर से भी उपचारित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या होता है, जो मटर की उपज है वो अधिक मिलती है और भूमि यानी जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, यानी इजाफा हो जाता है। तो बीज को कैसे उपचार करना है वो भी आपने समझ लिया। अब हमारी जो अगली हेडिंग आएगी वो आएगी रोग नियंत्रण। मान लो आपकी मटर की क्रॉप लगी हुई है, मटर की फसल लगी हुई है और उसमें रोग लग गया है, तो उस रोग से निपटने के लिए आप क्या करोगे? चलिए समझते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट जो रोग है वो है आपका म्यूजेरियम विल्ट। ठीक है, अगर ये रोग लगता है तो आप क्या करना है आपको वो समझिए। देखो बेटा, यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से होता है। किससे होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से होता है। और इसकी जो रोकथाम है वो उचित फसल चक्र अपनाकर करते हैं। उचित फसल चक्र का क्या मतलब है बेटा? फसल चक्र का मतलब होता है कि आप अपने खेत में फसल का इस्तेमाल, यानी फसल लगा रहे हो तो बार बार आपको जो फसल है वो बदल कर लगानी होगी। यानी बार बार फसल को अपने खेत में क्या करिए, आप बदल के लगाइए, यानी क्रॉप रोटेशन करिए। फसल चक्र उसी को कहते हैं। फसल चक्र अपनाने का मतलब होता है बार बार, हर बार, यानी अपने खेत के अंदर फसल को बदल दीजिए। ठीक है, अगली जो हेडिंग है वो है, देखिए सेकेंड नंबर पे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम। सेकेंड नंबर पे है मृदुरोमल आस्था। देखिए, मृदुरोमल आस्था, इसी को कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। ये कौन सा रोग है समझो। देखो, ये पहचानोगे कैसे कि ये मृदुरोमल आस्था यानी डाउनी मिल्ड्यूली रोग लग गया है। देखो, पत्तियों की निचली सतह पर छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। देखो, आपको ये समझना होगा कि जो पत्ती होती है, मान लो सपोज दैट ये देखिए आपकी कोई भी प्लांट है और ये पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती है। आपने जब पत्ती देखी तो देखो पत्ती की दो सतह होती हैं। जो ऊपर वाली सतह होती है वो होती है चिकनी। ठीक है, ऊपर वाली सतह कैसी होगी? चिकनी। और जो पत्ते की जो बैक साइड होती है, निचले वाली सतह होती है, वो होती है खुरदरी।
क्या होती है, खुरदरी। तो आपको क्या समझना है, देखो पत्तियों की निचली सतह यानी जो खुरदरी वाली सतह है उसकी बात हो रही है, इसकी वाली बात हो रही है। नीचे वाली पत्ती की निचली सतह पर छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक, रोग ग्रसित पत्तियां सूखकर नीचे गिर जाती हैं। जब इस प्रकार का रोग हो जाता है तो ये पत्तियां जो हैं वो सूख जाती हैं और सूख के पौधे से कहाँ गिर जाती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं। अब जब सूखकर जमीन पर गिर जाती हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे कि ये रोग ना लगे और पत्तियां ना गिरें। तो बिल्कुल है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको करना है डाइथेन। क्या नाम है बेटा, डाइथेन। ठीक है, चलिए मैं इसे रब करता हूँ, आगे समझिए। इसका नाम है डाइथेन जेड 78 का छिड़काव करते हैं इस रोग से बचने के लिए। अब जो हमारी न्यू हेडिंग है वो न्यू हेडिंग है कीट नियंत्रण। यानी कीट नियंत्रण का मतलब है अगर आपकी फसल पर कीटों का प्रकोप है या कीट लगते हैं, मान लो आपकी ये मटर की क्रॉप है और इस मटर पे के पेड़ पे पत्ती पे, कह सकते हो आप पत्ती पे या कह सकते हो आप इसके फूल पर, अगर कीट आके बैठता है, कीट के द्वारा फसल को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, तो उन कीटों से हम कैसे निजात पाएं, उसको कंट्रोल कैसे करें, ये हमें समझना है। चलिए समझते हैं कीट नियंत्रण को भी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट हेडिंग है समझो आप। देखो पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट। जो पहली हेडिंग है हमारी वो है पत्तियों में सुरंग बनाने वाला कीट। यानी जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें जो कीट लगता है उन पत्तियों में बहुत सारे छिद्र कर देता है, यानी सुरंग बना देता है। तो देखो इस कीड़े के लार्वा पत्तियों में सुरंग बनाकर पत्तियों के क्लोरोफिल को खा जाते हैं, पत्तियों के क्लोरोफिल को खा जाते हैं। मटर के पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद रंग की टेढ़ी मेढ़ी धारियां दिखाई देने लगती हैं। इस कीट के प्रभाव से पौधों की पत्तियां पीली पड़कर मुरझाकर टूटने लगती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए 1 लीटर मेटासिस्टॉक्स का कितने में 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना होगा। किसका, 1 लीटर मेटासिस्टॉक्स का कितने में 1000 लीटर पानी का घोल बनाना है आपको और प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना है। तो पत्ती में ये सुरंग बनाने वाला जो कीट है वो आपकी फसल में नहीं लगेगा। अगर लग चुका है तो उसमें सुधार काफ़ी हो जाएगा। अगला समझिए, अगला जो कीट है वो है तना छेदक। क्या है बेटा, तना छेदक। तो तना छेदक को भी अच्छे से समझिए आप। देखो इस कीट की मादा पौधे के कोमल तनों और शाखाओं में छेद करके उनमें अंडे दे देती है। क्या कर देती है, उनमें अंडे दे देती है और अंडों से लार्वा निकलकर तनों को अंदर से खाकर खोखला कर देता है, जिससे पौधे सूखकर नष्ट हो जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए 30 किलोग्राम फ्यूराडॉन 30 किलोग्राम फ्यूराडॉन प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बोने के समय खेत में मिला दिया जाता है। जैसे ही आपको अपने खेत में बीज डालना है उसी समय खेत में आपको मिला देना है। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है। तो देखिए ये रही आपके सामने नेक्स्ट हेडिंग। अगला जो कीट है वो है फली छेदक। तो फली छेदक को पढ़िए। देखो फली छेदक क्या है, इस कीट के लार्वा फलियों के अंदर घुसकर दानों को खा जाते हैं। ठीक है, किसको खा जाते हैं, दानों को। यह फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ये फली छेदक जो है वो बहुत खतरनाक कीट है। ये कीट देखिए सीधे सीधे अटैक कहाँ कर रहा है, इसके लार्वा फलियों के अंदर घुसकर दानों को खा जाते हैं। यानी जो मटर के अंदर
ये मान लो फली है, ये खुली हुई, और इसके अंदर जो मटर के दाने हैं, ठीक है, इस फली के अंदर वो प्रवेश कर जाता है, फली छेदक इस फली के अंदर प्रवेश कर जाता है और ये जो दाने हैं इनको खाने लगता है। ठीक, इससे बहुत देखिए नुकसान होने वाला है इस कीट से, फली छेदक से। तो ये खेत में आपके ना लग पाए तब अच्छा है। इस कीट की रोकथाम के लिए 2 किलोग्राम सेवन प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोलकर फसल पर उस समय छिड़कना चाहिए जब फलियों में दाने पड़ने शुरू हों। इसका आपको तब सेवन करना है, तब यूज करना है, तब छिड़काव करना है जब मान लो आपकी फली है और इसमें छोटे छोटे इस प्रकार से दाने बनने शुरू हो गए। तो आराम से आपको 2 किलो सेवन लेनी है मार्केट से और प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोलकर फसल पर उस समय छिड़काव करना है। नेक्स्ट समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है देखिए माहू। दूसरा नाम अगर हम दें माहू को तो हम इसे चैपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैपा। देखो, ये हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जिनके निम्फ तथा प्रौढ़ दोनों ही पौधों के मुलायम भागों का रस चूस जाते हैं, जिससे पौधा क्या होता है, पौधा सूख जाता है। इस कीट के कंट्रोल के लिए 1 लीटर मेटासिस्टॉक्स, कितना? 1 लीटर मेटासिस्टॉक्स 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग को लेते हैं। अगली हेडिंग है मटर की उपज। जब आप क्या करोगे, देखो मैंने आपको कितनी हेडिंग पढ़ा दी, समझिए आप। देखो बेटा, सबसे पहले आपको मैंने मटर का बॉटनिकल नेम बताया, इसके बाद मटर की फैमिली बताई और फैमिली यानी कुल बताया, और कुल के बाद मैंने आपको बताया इसकी भूमि, ये किस भूमि में होती है। भूमि के साथ साथ फिर मैंने आपको इसकी किस्में बताई, और किस्में बताने के बाद खेत में मतलब खाद और उर्वरक कैसे डालते हैं ये भी बता दिया। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं, उन कीटों से कैसे बचा जाता है, ये सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझना है। इसकी PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें, टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलें, पूरा टॉपिक लास्ट तक आपको याद हो जाएगा। तो अगली हेडिंग हमने क्या पढ़ेंगे, हम मटर की उपज। जब हमने पूरी फसल तैयार कर ली तो आपको अब उपज कितनी मिलेगी इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। देखो, उन्नत विधि से यदि मटर की खेती की जाए तो 80 से 100 कुंटल, कितना? 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियों की उपज प्राप्त हो सकती है। ठीक है, 80 से 100 कुंटल अगर आप उन्नत विधि से अपनी मटर की खेती को कर रहे हो, जो आपको तरीके बताए गए उस तरीकों का आप इस्तेमाल करते हो, तो लगभग ये औसत आता है 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आगे समझिए, अगली हेडिंग देखिए, पेपर में आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछेगा कि भाई दलहनी फसलें क्या होती हैं। ठीक है, हेडिंग क्या आएगी, दलहनी फसलें क्या होती हैं। तो आपको पता है भाई दलहनी फसलें कौन सी होती है। देखो, दलहनी का यह मतलब होता है जो दाल वाली फसलें होती हैं, जो दाल से रिलेटेड फसलें होती हैं, वो सब कौन सी होती हैं, दलहनी वाली फसलें होती हैं। तो देखो, आप दलहनी फसलों जब भी पूछे और दलहनी फसलों के एग्जाम्पल आपसे पूछे तो जो ये मैं समझा रहा हूँ ये आपको लिखना है। देखो, दलहनी फसलों के बीजों का प्रमुख रूप से प्रोटीन के स्रोतों के रूप में प्रयोग होता है। जो दलहनी फसलें हैं उनके जो बीजों का महत्वपूर्ण रूप से जो प्रयोग होता है वो प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्राप्त होता है। यह फसलें जैसे कौन कौन सी फसलें हैं, देखिए, मटर है, अरहर है, उड़द है, चना है, मसूर है तथा सोयाबीन आदि इन फसलों की जड़ों की ग्रंथियां होती हैं। इन फसलों की जड़ों में क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। चलिए, पहले अब ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि आप ये बताओ सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो किस में मिलती है। तो आपको बता दें, सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में ही मिलती है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो जो 42% प्रोटीन है वो सोयाबीन से प्राप्त होती है। आगे समझिए, इसमें
आगे है देखिए, इसमें लिखा हुआ इन फसलों की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। आपको ये ध्यान रखना है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है उसका कारण समझिए। देखो, ये जो है वो जो दलहनी वाली जो जड़ें, फसलों की जड़ें हैं, उनकी में जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन वायुमंडल में है 78%, उसकी बात हो रही है। वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप दलहनी फसलों में अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता प्रायः बहुत कम ही पड़ती है। इन फसलों के उगाने पर खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? आपको पता है, जो राइजोबियम है बैक्टीरिया, यह जो दलहनी फसलें हैं इनकी जड़ों ग्रंथियों में पाया जाता है, जो वायुमंडल की स्वतंत्र 78% जो नाइट्रोजन है उसका भूमि में स्थिरीकरण कर देता है, जिसके फलस्वरूप दलहनी फसलों की सहायता से खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो लगभग देखिए, मटर के जो भी पॉइंट फैक्ट थे, जो भी एग्जाम के हिसाब से जो फैक्ट थे वो फैक्ट मैंने लिए। जो मैंने उचित समझा कि आपके ऊपी बोर्ड एग्जाम में मटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाइए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।